हेलो फ्रेंड्स, बुक ग्लिम्स पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं थिंक लेस डू मोर बाय पीटर होलिन्स बुक के बारे में। अक्सर हम किसी काम की शुरुआत नहीं कर पाते क्योंकि हम सोचते हैं कि उसे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करना चाहिए। यही सोच हमें रोक देती है और हम सिर्फ सोचते रह जाते हैं लेकिन कुछ करते नहीं। इससे बचने का सबसे आसान तरीका है कि हम अपने परफेक्शन के स्तर को थोड़ा कम कर दें। जब आप कोई नई चीज सीखते हैं जैसे सिंगिंग, और अगर आप सोचें कि आपको पहली बार में ही एक्सपर्ट बनना है तो आप शायद कभी शुरू ही नहीं कर पाएंगे। ऐसा सोचकर आप खुद को रोक देते हैं कि जब तक आप परफेक्ट नहीं होंगे तब तक कोशिश करने का कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर आप अपने मानकों को थोड़ा समझा ले और बस एक छोटा सा धुन बजाने की कोशिश करें तो आप शुरुआत कर पाएंगे। और एक बार जब शुरुआत हो जाती है तो आगे बढ़ना बहुत आसान हो जाता है। यही बात बड़े कामों पर भी लागू होती है। जब हम किसी बड़े टास्क के बारे में सोचते हैं तो वह इतना भारी और कठिन लगने लगता है कि हम उस पर काम ही नहीं कर पाते। उदाहरण के लिए, अगर आपको 10 पेज की एक स्टोरी लिखनी है और आप यह सोचते हैं कि वह बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए तो यह काम बहुत बोझिल लगने लगेगा और आप उसे टालते रहेंगे, यानी प्रोक्रास्टिनेशन करेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ यह सोच लें कि अभी तो बस पहला पैराग्राफ लिखना है, चाहे वह कैसा भी हो, तो आप आसानी से काम की शुरुआत कर सकते हैं। हमारा दिमाग आमतौर पर लक्ष्य यानी फिनिश लाइन पर ध्यान केंद्रित करता है, लेकिन जब वह देखता है कि वह लक्ष्य बहुत दूर है तो डर और घबराहट महसूस होने लगती है। इस डर को दूर करने का तरीका यह है कि हम अपनी शुरुआत को बहुत ही आसान बना दें। मान लीजिए आपको कंपटीशन एग्जाम की तैयारी शुरू करनी है, तो यह सोचकर न घबराएं कि हर दिन 5 घंटे पढ़ाई करना पड़ेगा। इसके बजाय सिर्फ इतना सोचें कि आपको बस 5 मिनट के लिए किताब खोलकर एक पेज पढ़ना है। जब आप एक पेज पढ़ लेंगे तो संभव है कि आपको खुद ही आगे पढ़ने की इच्छा हो जाएगी। परफेक्शन यानी पूर्णता की चाह कई बार हमारी प्रगति की सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। हम सोचते हैं कि हर काम हमें बिल्कुल सही और बेहतरीन तरीके से करना चाहिए, जबकि सच यह है कि परफेक्शन एक बार में नहीं आता। वह लगातार अभ्यास और अनुभव से आता है। किसी भी काम का पहला ड्राफ्ट अक्सर खराब होता है, पहली कोशिश सामान्य होती है और पहला कदम डगमगाता है। लेकिन अगर आप इसे स्वीकार कर लें और खुद को यह इजाजत दें कि शुरुआत में 100% प्रदर्शन नहीं भाई हो तो ठीक है। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति एक नई भाषा सीखना चाहता है। अगर वह ये सोच ले कि जब तक वह उस भाषा में पूरी तरह धारा प्रवाह नहीं हो जाता तब तक वह बोलने की कोशिश ही नहीं करेगा, तो वह कभी शुरू ही नहीं कर पाएगा। जैसे कोई बच्चा बोलना सीखता है, पहले टुकड़ों में, गलत उच्चारण के साथ और कई बार हकलाते हुए, उसी तरह हमें भी शुरुआत में गलतियां करने की अनुमति देनी चाहिए। धीरे धीरे अभ्यास से भाषा में सुधार होता है। अक्सर हम यह सोचकर रुक जाते हैं कि अगर हमने शुरुआत कमजोर या साधारण तरीके से की तो हमारा काम बेकार माना जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि किसी भी काम की सबसे कठिन स्टेज होती है उसकी शुरुआत। अगर हम उस पहले कदम को आसान बना दें, जैसे कि एक दिन में सिर्फ 5 नए शब्द सीखना या एक साधारण वाक्य बोलने की कोशिश करना, तो आगे का रास्ता खुद ही सहज हो जाता है। हमें यह समझने की जरूरत है कि पूर्णता एक प्रक्रिया है, मंजिल नहीं। शुरू करने की हिम्मत रखना ही सबसे बड़ी जीत होती है। जब आप पब्लिक स्पीकिंग की शुरुआत करते हैं तो जरूरी नहीं कि पहली बार में ही आप आत्मविश्वास से भरपूर और प्रभावशाली बोलें। आप धीरे धीरे सुधार करते हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज, आवाज और शब्दों के चयन को समय के साथ बेहतर बनाते हैं। इसी तरह जैसे कोई एथलीट धीरे धीरे अपनी स्टैमिना बढ़ाता है,
या कोई लेखक समय के साथ अपनी राइटिंग स्किल को निखारता है, वैसे ही किसी भी नई चीज में परिपक्वता धीरे धीरे आती है। लेकिन अगर आप सोचते रहेंगे कि जब तक आप एकदम परफेक्ट नहीं हो जाते तब तक मंच पर नहीं बोलेंगे, तो शायद आप कभी शुरुआत ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगली बार जब आप किसी काम को लेकर बहुत तनाव महसूस करें, तो बस अपने लक्ष्य को छोटा बना लीजिए, स्टैंडर्ड्स थोड़ा कम कर दीजिए। अगर आपको स्पीच देनी है तो पहले सिर्फ 2 मिनट बोलने की प्रैक्टिस करें। धीरे धीरे जब आपकी झिझक कम होगी तो आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। खुद से परफेक्ट होने की उम्मीद छोड़िए। शुरुआत करना ही सबसे अहम है, चाहे वह कितनी भी मामूली क्यों ना हो। मान लीजिए आप एक ब्लॉग लिखना चाहते हैं, लेकिन आपका बिल्कुल भी मन नहीं है। आप सोचते हैं कि जब दिमाग शांत होगा या क्रिएटिव मूड आएगा तब लिखना शुरू करेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ 2 लाइनें ही लिखने का निर्णय लें, तो आपका दिमाग धीरे धीरे उस प्रक्रिया में जुड़ने लगेगा। आपको खुद महसूस होगा कि अब कुछ और भी लिखा जा सकता है। यही सिद्धांत हर तरह के काम पर लागू होता है, चाहे पढ़ाई हो, वर्क प्रोजेक्ट हो, कोई नई स्किल सीखना हो या कोई पर्सनल गोल। दरअसल मोटिवेशन की दिक्कत यह है कि यह स्थायी नहीं होता। कोई मोटिवेशनल वीडियो या स्पीच आपको कुछ समय के लिए उत्साहित कर सकती है, लेकिन वो जोश ज्यादा देर तक टिकता नहीं। अगर आप सिर्फ मोटिवेशन का इंतजार करेंगे तो कुछ ही दिनों में आप फिर से ढीले पड़ने लगेंगे। इसके बजाय अगर आप एक्शन लेने की आदत बना लें, यानी बिना मन के भी थोड़ा सा काम करना शुरू कर दें, तो आप मोटिवेशन के बिना भी अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यही बात ब्लॉगिंग पर भी लागू होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब उनके पास कोई बेहतरीन आइडिया होगा तभी वे लिखना शुरू करेंगे, लेकिन अगर वे सिर्फ एक पैराग्राफ ही लिख लें तो विचार अपने आप आने लगते हैं और लिखने की लय बन जाती है। जब आप किसी काम को करने लगते हैं तो आपकी ऊर्जा और सोच उस काम की ओर केंद्रित हो जाती है और यहीं से असली प्रगति शुरू होती है। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक ड्राइंग बुक और पेंसिल रखी हुई है, लेकिन आप बार बार सोचते हैं अभी मूड नहीं है, क्या फायदा, अच्छा नहीं बन पाएगा, शायद कल करूंगा। लेकिन एक दिन बिना ज्यादा सोचे आप बस यूं ही एक रफ लाइन बना देते हैं, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और आपको एहसास होता है कि आप उसमें डूबने लगे हैं। अचानक वो ड्राइंग जो पहले बोझ लग रही थी अब आपको इंटरेस्टिंग लगने लगी जाए। यही होता है जब हम करना शुरू कर देते हैं। हमारा दिमाग उस गतिविधि की लय में आ जाता है। शुरुआती बोरियत धीरे धीरे दिलचस्पी में बदल जाती है। यह कोई जादू नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक सच है। जब आप किसी चीज में खुद को व्यस्त कर लेते हैं तो आपका दिमाग उस काम को पूरा करने की दिशा में स्वाभाविक रूप से लगने लगता है। एक और बड़ी बात, जैसे ही आप एक्शन लेते हैं आपके भीतर का संदेह और डर कम होने लगता है। जब हम किसी काम को बस सोचते हैं तो वह बड़ा और डरावना लगता है, लेकिन जैसे ही हम हाथ लगाते हैं हमें महसूस होता है, अरे यह तो इतना भी मुश्किल नहीं था। यह छोटी सी शुरुआत आपकी खुद की नजरों में आपकी पहचान बदल देती है और यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। हम में से ज्यादातर लोग रिस्क शब्द सुनते ही घबरा जाते हैं। हमें यह डर सताने लगता है कि अगर हमने कोई नया कदम उठाया और वह गलत साबित हुआ तो क्या होगा। यह डर हमें कई सुनहरे मौकों से दूर कर देता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हर रिस्क खतरनाक होता है? नहीं, बल्कि रिस्क तो तरक्की की सीढ़ी बन सकता है। कल्पना कीजिए एक व्यक्ति है जो हमेशा एक ही जॉब में एक ही तरह का काम करता है, क्योंकि उसे डर है कि अगर नई नौकरी ली और वह अच्छी न निकली तो क्या होगा। लेकिन इसी सोच के कारण वह अपनी क्षमताओं को कभी पूरी तरह इस्तेमाल ही नहीं कर पाता। वहीं दूसरा व्यक्ति थोड़ी रिसर्च करता है, नई स्किल्स सीखता है और फिर एक नई चुनौती स्वीकार करता है। शुरुआत में उसे अनिश्चितता महसूस होती है, पर धीरे धीरे वही चैलेंज उसके लिए अवसर बन जाता है। असल में रिस्क से भागने की बजाय अगर हम उसे एक रणनीतिक कदम की तरह देखें, यानी सोच समझकर फायदे नुकसान का विश्लेषण करके, तो यही रिस्क हमें वहां ले जा सकता है जहां हम कभी पहुंचे ही नहीं होते। सुरक्षित जोन में रहना आसान होता है,
लेकिन वहीं पर जिंदगी रुक जाती है। अगर कोई किसान सिर्फ इस डर से खेत न जोते कि कहीं फसल खराब ना हो जाए, तो वह कभी अनाज नहीं उगा पाएगा। मगर जो किसान मौसम, मिट्टी और बीज का ध्यान रखकर समझदारी से खेती करता है, वही अंत में सफलता पाता है। इसलिए जरूरी यह है कि हम रिस्क को अंधेरे की तरह न देखें, बल्कि उसे सीखने और आगे बढ़ने का मौका समझें। रिस्क लेने का मतलब यह नहीं कि आंख मूंद कर छलांग लगा दी जाए, बल्कि इसका मतलब है सोच समझकर, जानकारी के आधार पर आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाना। रिस्क लेने का मतलब ये नहीं कि आप हर बार जीतेंगे। कभी कभी आप हारेंगे, ठोकर खाएंगे और शायद लोगों से रिजेक्शन भी मिलेगा। लेकिन याद रखिए, यही ठोकरें आपको मजबूत बनाती हैं। हर असफलता अपने साथ एक सबक लाती है, एक ऐसा सबक जो आपको अगली बार और बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। मान लीजिए एक युवा लड़की है जो अपना YouTube चैनल शुरू करना चाहती है, लेकिन उसके मन में डर है, अगर लोगों ने पसंद नहीं किया तो। कंपोनेंट प्लेसमेंट, अगर कोई नेगेटिव कमेंट कर दिया तो ये डर उसे शुरुआत करने से रोकते हैं। लेकिन अगर वह डर को दरकिनार कर अपना पहला वीडियो पोस्ट कर देती है, तो दो संभावनाएं होती हैं। या तो लोग सराहेंगे और उसे आत्मविश्वास मिलेगा, या फिर प्रतिक्रिया से वह सीखेगी कि अगली बार क्या सुधार करना है। दुनिया के ज्यादातर सफल लोग, चाहे वो बिजनेस लीडर्स हों, स्पोर्ट्स प्लेयर्स हों या आर्टिस्ट्स, एक बार नहीं कई बार असफल हुए हैं, लेकिन उन्होंने हार को अंत नहीं, एक सबक समझा। वे हर बार उठे और हर बार पहले से बेहतर होकर वापस आए। रिस्क को खतरे की तरह देखने के बजाय उसे अवसर की तरह देखने की सोच विकसित कीजिए। अगली बार जब कोई मौका आपके दरवाजे पर दस्तक दे, तो सिर्फ यह मत सोचिए कि अगर कुछ गलत हो गया तो, बल्कि यह भी सोचिए, अगर ये सही हो गया तो मेरी जिंदगी कितनी बदल सकती है। यह नजरिया आपको अधिक सक्रिय, आत्मविश्वासी और अवसरों के लिए तैयार बनाएगा। रिस्क लेने से आपकी सोचने की ताकत और समस्याओं को हल करने की क्षमता भी बेहतर होती है। जब आप कोई नया कदम उठाते हैं, तो आपको मजबूरन अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। वहीं से असली ग्रोथ शुरू होती है। तो जब अगली बार कोई नया अवसर आए, एक नया प्रोजेक्ट, एक नया कौशल सीखने का मौका या किसी नए क्षेत्र में कदम रखने का विचार, सिर्फ डर के कारण उसे ठुकराइए मत। सोचिए, विश्लेषण कीजिए, और अगर आपको लगे कि यह जोखिम समझदारी से लिया जा सकता है, तो आगे बढ़िए। हो सकता है वही कदम आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि का कारण बन जाए। सोचिए, आप किसी दौड़ में भाग ले रहे हैं और हर थोड़ी दूरी पर कोई आपको रोककर बात करने लगता है। क्या आप उस दौड़ को अच्छे से पूरा कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। कुछ ऐसा ही होता है जब हमारा दिन बार बार छोटी छोटी आदतों की वजह से भटक जाता है, जैसे बार बार फोन चेक करना, बिना जरूरत की मीटिंग्स में समय गंवाना या अचानक ही सोशल मीडिया पर डूब जाना। हम हमेशा क्या करना है कि लिस्ट तो बनाते हैं, लेकिन उतना ही जरूरी है क्या नहीं करना है कि लिस्ट बनाना, जिसे डोंट डू लिस्ट कहा जाता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए एक स्टूडेंट पढ़ाई शुरू करता है, लेकिन हर 10 मिनट बाद व्हाट्सएप नोटिफिकेशन देखकर अपना ध्यान भटका देता है। उसका दिमाग दोहराव में उलझ जाता है और वह जितनी देर में 1 घंटा पढ़ सकता था, उतनी देर में मुश्किल से 20 मिनट की पढ़ाई कर पाता है। अगर वह पहले से अपनी डोंट डू लिस्ट में यह तय कर ले कि पढ़ाई के समय फोन फ्लाइट मोड में रहेगा, तो वह अपना फोकस बनाए रख सकता है। डोंट डू लिस्ट बनाने का तरीका आसान है। बस खुद से ईमानदारी से पूछिए कि दिन भर में कौन सी चीजें आपको फालतू में रोकती हैं। क्या आप हर ईमेल का तुरंत जवाब देने लगते हैं, चाहे वह जरूरी हो या नहीं? क्या आप लंच ब्रेक के बाद YouTube पर एक वीडियो देखते देखते आधे घंटे तक स्क्रॉल करते रहते हैं? इन सभी आदतों को पहचान कर लिख लें। सुबह उठते ही फोन नहीं चेक करूंगा, काम के समय सोशल मीडिया बंद रहेगा, हर मीटिंग में नहीं जाऊंगा, सिर्फ जरूरी मीटिंग्स में हिस्सा लूंगा, ईमेल दिन में सिर्फ 2 बार चेक करूंगा। इस लिस्ट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको आत्मनियंत्रण और स्पष्टता देती है। जब आपको यह पता होता है कि क्या नहीं करना, तो आप यह बेहतर समझ पाते हैं कि क्या करना है। इसलिए जैसे आप अपनी टू डू लिस्ट बनाते हैं, वैसे ही आज से एक डोंट डू लिस्ट भी बनाइए। यह आपकी प्रोडक्टिविटी को नए स्तर पर ले जाएगी। बिना किसी अतिरिक्त मेहनत के सिर्फ
फोकस बदलने से। हम सबके पास दिन के सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। फर्क बस इतना है कि कोई इन घंटों का सही इस्तेमाल कर पाता है और कोई नहीं। ज्यादातर लोग दिन भर व्यस्त तो रहते हैं, लेकिन फिर भी दिन के अंत में लगता है कि आज भी कुछ खास नहीं कर पाया। इसका एक बड़ा कारण है, हम यह तो तय करते हैं कि क्या करना है, लेकिन यह नहीं सोचते कि क्या नहीं करना चाहिए। यहीं पर डोंट डू लिस्ट और बर्नर लिस्ट जैसी तकनीकें हमारी मदद कर सकती हैं। मान लीजिए आप अपनी हेल्थ सुधारना चाहते हैं। हर दिन आप सोचते हैं कि कल से हेल्दी खाऊंगा, लेकिन रात में जब आलू चिप्स सामने आते हैं तो आप फिर खा लेते हैं। अगर आपकी डोंट डू लिस्ट में यह साफ साफ लिखा हो, रात 10 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाऊंगा, तो यह एक मानसिक अलार्म की तरह काम करता है और आप बेहतर फैसले ले पाते हैं। अब बात करें पर्सनल और मेंटल वेलबीइंग की। अगर आप हर बार उन लोगों के साथ समय बिताते हैं जो सिर्फ शिकायत करते हैं या आपकी एनर्जी को निगेटिव बना देते हैं, तो आप भावनात्मक रूप से थकने लगते हैं। डोंट डू लिस्ट में लिखिए, ऐसे लोगों से दूरी बनाऊंगा जो बार बार नेगेटिविटी फैलाते हैं। यह आपकी मेंटल शांति के लिए जरूरी है। अब आइए बात करें बर्नर लिस्ट। यह एक और शानदार तरीका है यह तय करने का कि किस काम को अभी करना है और किसे बाद के लिए बर्नर पर रख देना है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं और साथ में म्यूजिक सीखना भी चाहते हैं, तो हो सकता है आपको एक समय पर अपने करियर पर ज्यादा फोकस करना पड़े और म्यूजिक को कुछ समय के लिए साइड में रखना पड़े। इसका मतलब ये नहीं कि म्यूजिक छोड़ दें, बस प्राथमिकता तय करें। बर्नर लिस्ट का आइडिया यह है कि आप एक बार में सब कुछ नहीं कर सकते। आपको यह तय करना होगा कि इस समय सबसे जरूरी क्या है, और जब आप ऐसा करते हैं तो आपका फोकस बढ़ता है, स्ट्रेस कम होता है और आप असल मायने में प्रोडक्टिव बनते हैं। अंत में सफलता सिर्फ इस पर निर्भर नहीं करती कि आप क्या कर रहे हैं, बल्कि इस पर भी निर्भर करती है कि आप क्या नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए आपकी जिंदगी एक रसोई की तरह है। हर बर्नर पर एक डिश पक रही है। सबसे आगे वाले बर्नर, फ्रंट बर्नर पर वह चीज रखी जाती है जो अभी सबसे ज्यादा ध्यान मांगती है, जैसे कोई बड़ा प्रोजेक्ट, कोई जरूरी डेडलाइन या आपकी सेहत जिसे आप तुरंत सुधारना चाहते हैं। बाकी चीजें जैसे कोई हॉबी, कोई आइडिया या नई स्किल बैक बर्नर पर होती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो काम जरूरी नहीं है, बस अभी उन्हें टाइम देना प्राथमिकता में नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपका फ्रंट बर्नर टास्क है, लेकिन साथ ही आप पियानो सीखना भी चाहते हैं, यह बैक बर्नर पर जा सकता है। आपको यह समझना होगा कि एक समय पर हर चीज को बराबर फोकस देना संभव नहीं होता। बर्नर लिस्ट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यह आपके लिए निर्णय लेना आसान बना देती है। जब कोई नया काम सामने आता है, जैसे किसी दोस्त ने कहा कि चलो एक नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, तो आप सोच सकते हैं, क्या मेरी स्टोव पर पहले से बहुत कुछ पक रहा है? अगर हाँ, तो आप उसे बैक बर्नर पर डाल सकते हैं और अभी के लिए नहीं कह सकते हैं, बिना पछतावे के। इसका एक और जबरदस्त फायदा यह है कि यह आपको मल्टीटास्किंग से बचाता है। हम जितना सोचते हैं, मल्टीटास्किंग उतनी असरदार नहीं होती। जब आप हर बर्नर को एक साथ संभालने की कोशिश करते हैं, तो कोई भी डिश ठीक से नहीं पकती। लेकिन अगर आप जानते हैं कि इस वक्त किस पर ध्यान देना है, तो आप उस एक काम में गहराई तक जा सकते हैं और बेहतर नतीजे पा सकते हैं। इस लिस्ट को और असरदार बनाने के लिए आप हर हफ्ते एक बार बैठकर इसे रिव्यू करें। हो सकता है पिछले हफ्ते जो चीज बैक बर्नर पर थी, जैसे जिम जाना, अब आपकी प्राथमिकता बन गई हो, और जो चीज पहले फ्रंट बर्नर पर थी, जैसे एक मीटिंग की तैयारी, वो अब खत्म हो चुकी हो और हटाई जा सकती हो। यह एक फ्लेक्सिबल सिस्टम है जो समय के साथ बदलता है, पर इसका फायदा स्थायी है। यह आपको मानसिक स्पष्टता देता है। जब आपका दिमाग इस उलझन में नहीं होता कि अब क्या करूं, लॉजिकली, तब आप बिना घबराए पूरे फोकस के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आप चाहें तो इसे डेली लाइफ के छोटे फैसलों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे फ्रंट बर्नर, आज बैंक का जरूरी काम, बैक बर्नर, वीकेंड पर घर की सफाई, साइड में हटाने लायक, आज बार बार फोन चेक करना, जिंदगी में सारा फर्क
बस इतनी सी समझ से आता है। हर काम को उसका सही समय देना सीखिए। यही बर्नर लिस्ट का असली जादू है। बर्नर लिस्ट की सबसे बड़ी ताकत इसमें नहीं है कि वह आपको क्या करना है ये बताती है, बल्कि इसमें है कि वह सिखाती है क्या अभी नहीं करना है। ये सिस्टम आपको अपने समय और ध्यान को सबसे जरूरी चीजों पर लगाने की आदत डालता है। जब आप हर काम को एक बराबर महत्व देना छोड़ते हैं और समझते हैं कि हर टास्क की एक सही टाइमिंग होती है, तभी असली प्रोडक्टिविटी शुरू होती है। सोचिए, आप एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं और 4 ट्रेनें एक साथ आ रही हैं। आप हर ट्रेन में एक ही समय पर नहीं चढ़ सकते। आपको तय करना होगा कि इस वक्त कौन सी ट्रेन आपके डेस्टिनेशन तक ले जाएगी। बर्नर लिस्ट ठीक यही सिखाती है, सही समय पर सही विकल्प चुनना। अब बात करें रोजमर्रा के छोटे छोटे डिसीजंस की, जो हमारी एनर्जी चुपचाप खा जाते हैं। सुबह उठते ही आप सोचते हैं, क्या पहनूं, नाश्ते में क्या बनाऊं, किस ईमेल का जवाब पहले दूं। ये सारे फैसले छोटे लगते हैं, लेकिन हर एक डिसीजन आपके दिमाग की बैटरी थोड़ी थोड़ी डिस्चार्ज कर देता है। यहीं पर सुपर स्ट्रक्चर डिसीजन मॉडल बेहद काम आता है। यह मॉडल कहता है, हर छोटे फैसले के लिए एक सिस्टम बना लो, ताकि बार बार सोचने की जरूरत ही न पड़े। जैसे सोमवार को हमेशा वही ग्रे शर्ट पहननी है, सुबह का नाश्ता हर दिन एक जैसा रहेगा, ओट्स और फल, ईमेल जवाब देने का समय फिक्स रहेगा, दोपहर 12 से 1 बजे तक। जब आप इस तरह के डिसीजन सिस्टम बना लेते हैं, तो आपके दिमाग में एक खाली जगह बनती है और यही स्पेस आपको बड़े महत्वपूर्ण फैसले लेने की क्षमता देता है। हर दिन हमारी जिंदगी सैकड़ों विकल्पों से भरी होती है, लेकिन हर विकल्प पर सोचने की जरूरत नहीं होती। जब आप छोटी चीजों को ऑटोमेटिक बना लेते हैं और बर्नर लिस्ट से प्राथमिकता तय कर लेते हैं, तो आप अपने समय, ध्यान और एनर्जी को उसी दिशा में मोड़ सकते हैं जहां वाकई जरूरत है। तो अगली बार जब आप सोचें कि आज बहुत कुछ करना है, तो पहले यह सोचिए सबसे जरूरी क्या है और फिर बाकी को होल्ड पर डाल दीजिए। यही स्मार्ट वर्क का असली मतलब है। अब जरा एक पल रुकिए और खुद से एक ईमानदार सवाल पूछिए, क्या आप भी हर बार यही सोचते हैं कि एक दिन मैं जरूर शुरू करूंगा, लेकिन वो एक दिन कभी आता ही नहीं। हम सब उस परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करते रहते हैं, जब सब कुछ सही होगा, जब हालात अनुकूल होंगे, जब मन तैयार होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि वो परफेक्ट टाइम एक भ्रम है, वह शायद कभी आता ही नहीं। सोचिए, अगर कोई किसान बीज बोने से पहले ये सोचता रहे कि जब बिल्कुल परफेक्ट मौसम आएगा तभी बोऊंगा, तो शायद वो कभी फसल उगा ही नहीं पाएगा। असली बात तो ये है कि शुरुआत वहीं होती है जहां आप अभी हैं, आज, इसी पल। अब जरा अपने उस ड्रीम या प्लान के बारे में सोचिए जिसे आप महीनों या सालों से टालते आ रहे हैं। हो सकता है वह एक किताब लिखना हो, एक नया बिजनेस शुरू करना हो, वजन घटाना हो या फिर किसी रिश्ते को बेहतर बनाना हो। अब खुद से एक सीधा सवाल पूछिए, इस दिशा में मैं आज अभी क्या कर सकता हूँ। हो सकता है वो बस 10 मिनट का प्लान बनाना हो, किसी दोस्त को कॉल करना हो, एक ईमेल भेजना हो या बस अलार्म सेट करना हो ताकि आप कल जल्दी उठ सकें। बस एक छोटा कदम, वही पहला कदम जो बाकी सारे कदमों का रास्ता खोलता है। और हाँ, याद रखिए, परफेक्शन का इंतजार करने से बेहतर है प्रोग्रेस की शुरुआत करना। रास्ते में गलतियां होंगी, रुकावटें आएंगी, लेकिन हर गलती आपको सिखाएगी और हर छोटा कदम आपको उस मंजिल के करीब ले जाएगा जिसका आपने कभी सपना देखा था। अगर इस बात ने आपको थोड़ा भी हिला दिया, सोचने पर मजबूर किया, तो एक वादा कीजिए कि आज आप उस चीज पर पहला कदम जरूर उठाएंगे। और अगर चाहें तो नीचे कमेंट में शेयर कीजिए कि आप क्या एक्शन लेने जा रहे हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर ये शब्द आपके दिल को छुए हों, तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। हो सकता है किसी और की शुरुआत भी इसी से हो जाए। धन्यवाद।